गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा हिस्ट्री में। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 12 हमने कल पढ़ चुका था। आज हम लोग 13 पढ़ेंगे। 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। इस मन का तर्कसंगत औचित्य निर्धारित कीजिए। कहने का मतलब है महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। कैसे? है ना। तो इस मन को तर्कसंगत औचित्य निर्धारित कीजिए। कहने का मतलब है कि अब इसका आंसर क्या कहता है? महाभारत जैसे ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए ग्रंथ के सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखिए महाभारत जो है ना वो एक जटिल ग्रंथ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके लिए ग्रंथ के सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। फिर क्या कहता है? सर्वप्रथम भाषा का परीक्षण किया जाता है कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में है या प्राकृत भाषा में है अथवा तमिल भाषा में है जो आम लोगों की भाषा थी, या संस्कृत जो विशिष्ट वर्गों द्वारा बोली जाती थी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इसके बाद ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान दिया जाता है कि ग्रंथ के ग्रंथ किस तरह का होता है, प्रकार होता है कि ग्रंथ को कौन सा वर्ग पढ़ता या सुनता था। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करना। इसमें इतिहासकार ग्रंथ के लेखकों के दृष्टिकोण और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब क्या कहता है कि लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करना। इसमें इतिहासकार ग्रंथ के लेखकों का दृष्टिकोण और विचारों का जानने का प्रयास करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? इसके बाद ग्रंथ के रचना के काल और रचना भूमि का विश्लेषण किया जाता है। कहने का मतलब इसमें क्या कहता है कि इसके बाद ये ग्रंथ में ये बताई जाती है कि ये आखिर ये कौन से काल में ये सब घटना घटी थी और इसकी रचना भूमि ये कौन से भूमि पर ये घटना घटी थी। विश्लेषण किया जाता है। इतने पक्षों का विश्लेषण करना सही में एक कठिन कार्य होता है, खासकर जब ग्रंथ महाभारत जैसे महाकाव्य हो। जब ग्रंथ हमारा महाभारत जैसा हो तो सही में एक व्यक्ति को इसके इस ग्रंथ को समझना काफी जटिल हो जाता है। फिर क्या कहती है? प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। उचित तर्कों के साथ इस कथन का समर्थन करें। और क्या कहता है? दूसरा और में सवाल पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि महाभारत जो है प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है। इस कथन का उचित तर्कों के साथ व्याख्या करें। व्याख्या करना अगर पूछे कि व्याख्या करे या समर्थन करे तो दोनों का आंसर एक ही होता है। कैसे? सुनिए क्या बोलता है। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना जो है वो 1000 वर्ष तक होती रही। मतलब महाभारत जो रचना हुआ, महाभारत की जो रचना हुई है वो लगभग 1000 साल तक चलते रहा। फिर क्या कहता है? प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। इसका निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? बोलता है ना कि अगर प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत, मतलब अगर प्राचीन काल के बारे में अगर आप सामाजिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो महाभारत एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। क्या कहता है? पहला पॉइंट, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य क्या थे? एक शिक्षक थे। उनके एक शिष्य थे एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करना वर्ण व्यवस्था की कठोरता को दिखलाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य को अपना शिष्य नहीं मानना चाहते थे। ये भी क्या करता है? एक वर्ण व्यवस्था को कठोरता को दिखाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द्रौपदी का सामूहिक विवाह शास्त्रों के अनुसार असंभव था। बोलता है कि द्रौपदी का जो सामूहिक विवाह हुआ था, द्रौपदी का सामूहिक विवाह कहने का मतलब है कि कोई जैसे द्रौपदी का एक समूह में विवाह हुआ था। विवाह शास्त्रों के अनुसार असंभव था, परंतु संभवतः यह राजघरानों या कुछ प्रभागों में स्वीकार्य रहा होगा। फिर क्या कहता है? लेकिन राजघरानों में ये चीज को स्वीकार किया गया होगा। हालांकि ये मतलब उचित नहीं था, लेकिन इसको राजघरानों में क्या इसको स्वीकार कर दिया गया। महाभारत की मुख्य कथा जो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के व्यवहार को तय करते हैं। कहने का मतलब है महाभारत की मुख्य कथा जो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है
कि महाभारत में जो परिवार के बीच में युद्ध हुआ था, इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के व्यवहार को तय करता है। फिर 14 पॉइंट क्या कहता है, कुछ समाज चचेरे भाई बहनों को रक्त संबंध मानते हैं जबकि कुछ नहीं। कहते हैं कुछ आज भी हमारे समाज में क्या होता है, कुछ चचेरे भाई बहन को अपना मानते हैं और कुछ क्या करते हैं, अपना भी नहीं मानते हैं। फिर क्या कहता है, प्रायः एक ही परिवार क्या कहता है, प्रायः एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को साझा करते हैं। बोलते हैं प्रायः एक ही परिवार के जो लोग होते हैं वो भोजन को या अन्य संसाधनों को साझा करते हैं। साझा मतलब कि लेन देन करते हैं, है ना, आपसों में, और एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक साथ खाते पीते हैं। ठीक है, इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे मिलता हूँ। कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए। मतलब अशोक जो थे ना, सम्राट अशोक, वो धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कदम उठाए थे या क्या क्या काम किए थे। या तो फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, अशोक द्वारा यहाँ पे द्वारा डबल हो गया, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें। मतलब अशोक जो थे, सम्राट अशोक, वो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए वो क्या क्या कार्य किए थे उनके बारे में बताना है। तो सुनिए ध्यान से। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्नलिखित उपाय किए। क्या क्या किए थे। फर्स्ट उपाय, अशोक ने बौद्ध धर्म का राजधर्म घोषित कर दिया। मतलब अशोक जो थे ना, वो बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिए। उसने अपने प्रमुख व्यक्ति को इस धर्म के प्रचार प्रसार का आदेश दिया। और सम्राट अशोक जो थे, वो अपने सबसे करीबी व्यक्ति को क्या किए, ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदेश दे दिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सम्राट अशोक ने पशुओं के शिकार एवं हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। सम्राट अशोक जो थे, वो पशुओं के ऊपर जितना भी शिकार होता था, हत्या होता था, उनके ऊपर वो प्रतिबंध लगा दिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बिहार यात्रा के स्थान पर अशोक ने धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। बिहार यात्रा के स्थान पर, ये बिहार यात्रा के स्थान पर अशोक जो क्या किया, वो धम्म यात्रा प्रतिपादन कर दिए, शुरू कर दिए। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अपने राज्य की राजधानी में कराया। अशोक जो थे ना, वो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ, वो कहाँ कराए थे, अपने राजधानी में कराए थे। अशोक ने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद पाली भाषा में किया। एग्जाम में पूछता है कि सम्राट अशोक जो है, वो बौद्ध धर्म को किस भाषा में प्रस्तुत किए, तो बोलेंगे आप पाली भाषा में। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अशोक बौद्ध भिक्षुओं, धर्म प्रचारकों तथा धर्म प्रचार में लगी धार्मिक संस्थानों को दान देने लगे। अशोक जो थे ना, वो बौद्ध भिक्षुओं को, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, धर्म प्रचारक थे, तथा धर्म प्रचारक में लगी धार्मिक संस्थानों को दान देने लगे। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कई प्रकार के सामाजिक समारोह का आयोजन भी किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अशोक ने धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या था। मतलब अशोक ने जो धर्म जो अपनाए थे, वो धर्म प्रचार का आकर मुख्य विशेषता उसकी क्या क्या था। तो कहते हैं अशोक ने धर्म की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है निम्न में, तो सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सम्राट अशोक कहते हैं कि सबसे पहले आप प्रत्येक मनुष्य को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तथा अपने शिक्षकों तथा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, हम सभी को अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए। वो सम्राट अशोक जो ये बोले थे कि हम सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना चाहिए। मतलब दूसरे धर्म के प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। उन्होंने सभी पशुवध और बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। सम्राट अशोक जो थे, वो सभी पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिए और उनके बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। दासों तथा नौकर चाकरों के प्रति दया का भाव रखना। और ये सम्राट अशोक ये भी बोले थे कि आप अपने दासों और नौकरों के ऊपर ज्यादा अंकुश ना करें, सताएं उनको ना, उनके प्रति दया का भाव हमेशा प्रस्तुत करें। अशोक के अभिलेखों की क्या महत्ता थी। बोलते हैं अशोक के अभिलेखों की क्या महत्ता थी, मतलब क्या महत्व था। तो बोलते हैं अशोक के शिलालेख मौर्य सम्राट के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। इसके अलावा इन अभिलेखों पर राजा अशोक ने आदर्शों, इतिहास तथा और जीवन के बारे में एक विशाल ज्ञान प्रदान करता है।
क्या हुआ कि अशोक के शिलालेख मौर्य सम्राट के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। बोलते हैं अशोक के जो शिलालेख है ना, वो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। क्या बोलते हैं, इसके अलावा इन अभिलेखों पर राजा अशोक के आदर्शों, इतिहास और जीवन के बारे में एक विशाल ज्ञान प्रदान करता है। फिर क्या कहता है, ये शिलालेख बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। बोलते हैं बाबू ये जो शिलालेख था ना, वो बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे, मतलब उसमें लिखा गया था चट्टानों पर। अशोक के शिलालेखों का महत्व यह है कि शासनकाल और जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। बोल अशोक के अभिलेख जो थे वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे अशोक सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बताते हैं, उनके इतिहास के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह के जीवन यापन मतलब जीते थे उनके बारे में, और जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्विक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कलिंग युद्ध जब हुआ था तो अशोक, हमारे सम्राट अशोक थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट क्या हुआ। तो कलिंग युद्ध में लाखों व्यक्ति मारे गए थे और इस रक्तचाप को देखकर अशोक का दिल दहल गया। बोलते हैं ना कि कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और इस रक्तचाप को देखकर अशोक का दिल दहल गया, है ना, भयभीत हो गया। उसे युद्ध के नाम से घृणा हो गई और अशोक, सम्राट अशोक थे, उनको एकदम लड़ाई झगड़ा से एकदम घृणा हो गया, वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे और उसने भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ ले लिया। और उसी समय जब कलिंग युद्ध हुआ तो उस समय वो सम्राट अशोक थे, वो कह दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट में प्रभाव पड़ा, पहला में अशोक ने अपने विश्व विजय के स्वप्न को तोड़ दिया। मतलब वो अशोक, सम्राट अशोक थे, वो कहते थे कि पूरा विश्व में हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो करना चाहते थे। लेकिन ये जब कलिंग युद्ध हुआ तो उनका जब दिल दहल गया तो वो ये विश्व विजय की सपना को तोड़ दिए और भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ ले ली। उसी समय कलिंग युद्ध ने अशोक के आंखें खोल दी, उसने बौद्ध धर्म के ग्रहण कर लिया। और देखो क्या हुआ, कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दिया। कलिंग युद्ध जब हुआ ना तो हमारे सम्राट अशोक जो थे उनके आंखें खुल गई और उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यदि कलिंग युद्ध ना होता तो वह बौद्ध धर्म ग्रहण ना करते। कहने का मतलब है अगर सम्राट अशोक को अगर बौद्ध धर्म में अगर परिवर्तन करने का हाथ अगर है तो वो सिर्फ है कलिंग युद्ध। अगर कलिंग युद्ध नहीं होता तो सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म कभी नहीं अपनाते। फिर क्या होता है, कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक पशु पक्षियों का शिकार करते थे, क्योंकि कलिंग युद्ध जब हुआ उसके बाद ही तो वो ये बने ना, बौद्ध धर्म ग्रहण किया ना। जबकि वो कलिंग युद्ध जब नहीं हुआ था उससे पहले वो पशु पक्षी का शिकार करते थे। लेकिन कलिंग युद्ध जैसे हुआ उसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो तुरंत क्या किए, पशु पक्षियों के ऊपर क्या बोलते, शिकार के ऊपर ये क्या किया, उनको रोकने का प्रतिबंध लगा दिया गया। इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपना लिया। और हमारे जो सम्राट अशोक थे वो क्या किए, अहिंसा का, सत्य का, प्रेम का, दान का, परोपकार आदि का रास्ता अपना लिए। आगे पॉइंट में क्या कहता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया गया। बोलते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो पूरा देश के साथ साथ में विदेशों में किया जाने लगा, किया गया था। लेकिन समझ जाइए कि एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछता है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कलिंग युद्ध पर अशोक का प्रभाव क्या पड़ा। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं कि बताइए कि किस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाए, तो आप लोग जान गए कि कलिंग युद्ध। ठीक है, आगे पॉइंट में क्या कहता है कि कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध क्या बोलते हैं, हमारे जो सम्राट अशोक थे वो कौन कौन सा रास्ता अपनाए, तो बोलिएगा कि कलिंग युद्ध के पश्चात हमारे जो सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या अपनाया, अहिंसा का रास्ता अपनाया, सत्य का, प्रेम का, दान का, परोपकार का आदि का रास्ता अपनाया। ठीक है, आज यहीं तक। आज हम 18 क्वेश्चन कंप्लीट, आज टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं। इससे पहले वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए थे, टोटल हो गया 18 क्वेश्चन। इसी तरह मैं आप लोग को अपलोड करते रहूंगा क्वेश्चन पेपर। कृपया करके जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि 12th क्लास के जितने भी जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उसका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और इतना समय आप लोगों ने दिया। थैंक यू वेरी मच।